सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी 19वें एशियन गेम्स में सिफ्त कौर ने स्वर्ण पदक जीता है। आपसे पूछ रहे हैं इनका संबंध किस खेल से है, तो आंसर होगा शूटिंग से। एशियन गेम्स 2023 कौन सा संस्करण? 19वां। कब से कब तक? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। किसने होस्ट किया? चाइना ने, चाइना के हांगझाओ में। और इसमें मैं आपको बता दूं जो भारतीय टीम थी उसका स्पॉन्सर बना था अमूल। और आपको बता दूं इसमें उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर 2 खिलाड़ी रहे थे। एक तो हरमनप्रीत सिंह जो कि मेंस हॉकी टीम के कप्तान है और दूसरी है लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सर है। उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें तो अभी भारतीय निशानेबाज सिफ्त कौर समरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल इवेंट में गोल्ड जीत करके इतिहास रच दिया, क्योंकि इस इवेंट में न इन्होंने केवल गोल्ड जीता बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। अच्छा, इनके अलावा एक और गोल्ड आया हमारे पास, वो कौन लेकर के आई? तो हमारी महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम ने वो गोल्ड जीता है। तो देखो इस प्रश्न में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, मतलब 2 गोल्ड बता दिए और दोनों ये गोल्ड शूटिंग में आए हैं। लेकिन एक गोल्ड कौन लेकर के आई है? निशानेबाज सिफ्त कौर सामरा उनका नाम है। महिलाओं की 50 मीटर राइफल इवेंट में गोल्ड जीता इन्होंने। और एक टीम इवेंट में 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड आया है हमारे पास शूटिंग में ही। और टीम है तो मतलब कितने खिलाड़ी हैं इसमें? टीम में 3 खिलाड़ी हैं, मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान। अच्छा, वैसे इससे पहले भी एक शूटिंग में हमारे पास गोल्ड आ चुका है, वो 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में आया था। तो अभी तक शूटिंग में हमारे पास 3 गोल्ड आ गए। उसके अलावा एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम गोल्ड लेकर के आई और घुड़सवारी में हमारे पास गोल्ड आया। तो आज तक आप देखोगे तो हमारे पास 5 गोल्ड आ चुके हैं। बाकी अभी तो और दिन बाकी हैं गेम के और हमारे पास गोल्ड आएंगे, मैं आपको और बताता हुआ चलूंगा। थोड़ा सा एशियन गेम्स के इतिहास की बात कर लें तो पहला एशियन गेम्स खेला गया था 1951 में नई दिल्ली में। लास्ट वाला 2018 में खेला गया था इंडोनेशिया में। और 2000 भाई 4-4 साल में होता है तो 2022 में होना था, लेकिन 2022 में नहीं हुआ। अब ये 2023 में हो रहा है चाइना में और 2026 वाला होगा जापान में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में देश के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक ये कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो अभी उत्तराखंड के देहरादून कैंट बोर्ड ने पॉलीथीन कचरे से निपटने के लिए देश के पहले 3 पॉलीथीन कचरा बैंक को स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य साफ है, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। और ये बैंक देश में अपनी तरह के पहले बैंक है जो घरों और सड़कों से कूड़ा साफ करने के साथ साथ इनकम का सोर्स भी होंगे। मतलब यहाँ पे अगर कोई जो पॉलीथीन कचरा होता है उसे लेकर के जाएगा तो उसे पैसे दिए जाएंगे प्रति किलो 3 रुपए के हिसाब से। तो आपने देखा होगा ना कई बार जो कचरा बीनते हैं लोग, जो थैली वगैरह आपने देखा होगा उठाते हुए, तो ये उन लोगों के लिए कहने का मतलब है, आप लोगों के लिए नहीं है। मतलब ओवरऑल इनका कहना है कि इससे जो प्लास्टिक जो फैली रहती है इधर उधर सड़कों पे घरों में आप फेंक देते हो तो वो भी खत्म होगी, क्योंकि वो कचरा बीनने वाले आते हैं, जो लोग आते हैं वो उठा लेंगे उसे, क्योंकि वो इकट्ठी करके बेच देंगे तो उनको भी इनकम हो जाएगी और कचरे की ये जो प्लास्टिक वाली समस्या है ये भी कम हो जाएगी। ये कहने का मतलब है। तो याद रखना, देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक ये कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में। अब देखो यहाँ पे प्लास्टिक की बात हुई है तो यहाँ पे आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगा प्लास्टिक से संबंधित अभी तक जो भी प्रश्न आपने करंट अफेयर्स में पढ़े पिछले 1 साल में, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ इस प्रश्न में। तो ध्यान से सुनना। पहले तो आप याद रखो, एक इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे होता है, वो 3 जुलाई को होता है। और इसी से संबंधित या इसी से कंफ्यूज हो सकते हो आप, एक होता है इंटरनेशनल पेपर बैग डे, वो 12 जुलाई को होता है। दोनों जुलाई में आते हैं ये। एक आपको याद है भारत में 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना शुरू की थी हिमाचल प्रदेश सरकार ने। और डाबर जो कंपनी है ये पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बनी थी। और कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना था? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी हो गया कि अभी पहली बार अभी 2023 में ही ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे हमने कब मनाया? 28 जुलाई 2023 को। और ओवरशूट से एक और डे बनता है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, अर्थ ओवरशूट डे। इस बार हमने उसे 2 अगस्त 2023 को मनाया। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, इसको भी ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क का निदेशक बनाया गया? तो आंसर होगा विवेक भसीन को। तो वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक है विवेक भसीन
और इन्हीं को अभी बार्क का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? अजीत कुमार मोहंती। आपको बता दूं, अजीत कुमार मोहंती ये भी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। वैसे बार्क की बात करें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना होती है 1954 में और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और अब तो डायरेक्टर हो गए हैं कौन? विवेक भसीन। और याद रखना, भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, यानी कि फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। बाकी अभी भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल कौन बने? राकेश पाल। रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने मनोज यादव। और सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सूद। तो ये नाम भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 सितंबर को। तो हर साल 27 सितंबर को दुनिया में पर्यटन को बढ़ावा देने और इसके महत्व को समझाने के लिए ये दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे। कब? 27 सितंबर को। और इस बार की थीम है पर्यटन और हरित निवेश, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। पहली बार इस दिन को हमने 1980 में मनाया था और 2023 में वर्ल्ड टूरिज्म डे की होस्ट कंट्री है सऊदी अरब। अच्छा, यहाँ पे 3 स्टैटिक प्रश्न मैं आपको और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो ये याद रखना कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में है। और टूरिज्म यानी कि पर्यटन से संबंधित 2 दिवस आपको और मिलेंगे। एक तो नेशनल टूरिज्म डे, आप सबको पता है 25 जनवरी, लेकिन एक दिवस इस साल हमने पहली बार मनाया है, उसे कहते हैं वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। अभी 17 फरवरी को ही मनाया है। और अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स की जो रिवीजन वाली क्लास आती है मॉर्निंग में, अगर वो देखते हो तो अभी रिसेंटली ये प्रश्न मैंने आपको वहां पे कराया भी था। तो अगर वहां पे आपने पढ़ा होगा ना, तो अब जब मैंने बोला इसको तो आपको फटाक से दिमाग में कैच कर गया होगा। मतलब आपका एक बार रिवीजन फिर से हो गया। और रिवीजन करने का या किसी भी चीज को बार बार रिपीट करने का यही बेनिफिट होता है, जितनी बार उस चीज को पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, उतने लंबे समय तक वो आपको चीज याद रहेगी। चलो इसी बात पे सितंबर के सारे डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराऊं। देखो, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस था, 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे, हिमालय दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर राष्ट्र वन शहीद दिवस, 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस, 14 सितंबर नेशनल हिंदी डे, 15 सितंबर विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे और अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे, 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे और 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे, 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया। तो सितंबर के ये इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में खिलाड़ी के रूप में नामांकित नॉमिनेट होने वाले पहले एशियाई पुरुष व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा लिएंडर पेस। तो भारत के दिग्गज टेनिस प्लेयर और कई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को जीतने वाले लिएंडर पेस अभी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम 2024 के लिए खिलाड़ी के रूप में नॉमिनेट होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ध्यान से सुनना मैंने क्या कह रहा हूं, ये भारत के पहले खिलाड़ी बन गए और एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी? क्योंकि 2019 में एक चाइनीज प्लेयर हैं ली ना, वे टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली एशिया की पहली खिलाड़ी बनी थी, या यूं कह दूं कि एशिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। तो लिएंडर पेस के लिए मैं क्या कहूंगा, एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। अच्छा, वैसे लिएंडर पेस के अलावा एक और भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, उनका नाम है विजय अमृतराज। पर याद रखना वो किस कैटेगरी में चुने गए या नॉमिनेट किए गए? कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में, जबकि लिएंडर पेस को सबसे सम्मानित खिलाड़ियों की कैटेगरी में शामिल किया गया। तो लिएंडर पेस का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, टेनिस की बात आई है तो इस साल जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए, वापस से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। पहले यहाँ का स्टैटिक देख लो कि पूछ लिया जाता है कई बार कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो पहला और आखिरी वाला यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच होता है क्ले कोर्ट पे और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे, इसमें मेन सिंगल जीता नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के हैं। वुमेन सिंगल जीता आर्यना सबालेंका ने, बेलारूस की हैं। फ्रेंच ओपन जिसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, इसमें मेन सिंगल नोवाक जोकोविच ने जीता,
वुमेन जीता ईगा स्विएटेक ने, ये पोलैंड की है। और ईगा स्विएटेक याद रखना अभी इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि इन्फोसिस के अभी एक और टेनिस प्लेयर ब्रांड एम्बेसडर बने थे, उनका नाम क्या है और वो किस देश के हैं। विंबलडन ओपन ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। इसमें मेन सिंगल जीता है कार्लोस अल्काराज ने, वो स्पेन के हैं। और वुमेन सिंगल जीता है मार्केटा वोंद्रासोवा ने, ये चेक रिपब्लिक की है। और जो यूएस ओपन था आखिरी वाला, उसमें मेन सिंगल नोवाक विजेता रहे। वुमेन सिंगल को कोको गॉफ ने जीता है, ये अमेरिका की है। और एक खिलाड़ी और याद रखना, सिमोना हालेप। अभी क्योंकि डॉप टेस्ट में ये पॉजिटिव पाई गई और 4 साल का प्रतिबंध लग गया इन पे, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इनका संबंध किस खेल से या किस देश की है ये, तो ये रोमानिया की टेनिस प्लेयर है। तो ध्यान रखना, ये शीट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में एक फिल्म है जिसका नाम है 2018। फिल्म का नाम ही 2018 है। इसको अभी ऑस्कर 2024 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। आपसे पूछ रहे हैं ये किस भाषा की फिल्म है, तो इसका उत्तर होगा मलयालम भाषा। देखो, ऑस्कर अवार्ड्स जिसे अकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, और 2024 में इसका कौन सा संस्करण है, 96 नंबर का। और इसमें अभी सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में इस भारतीय फिल्म को चुना गया है, जो मलयालम फिल्म है जिसका नाम है 2018। चुना गया से मतलब इसे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इस फिल्म में है क्या ऐसा, तो अगस्त 2018 में केरल में जो भीषण बारिश हुई थी और उसके कारण जो भीषण बाढ़ आई थी उसकी कहानी है। और ऑस्कर की बात है तो 2-3 स्टैटिक बताता हूँ और पिछले वाला ऑस्कर का मैं आपको रिवीजन करवा दूँ। पहले तो याद रखना पहली बार ये कब दिए गए थे ऑस्कर अवार्ड्स, 1929 में। मैंने आपको बताया 2024 में इसका 96 नंबर का संस्करण होगा। और एक नाम ज़रूर याद रखना, भानु अथैया का, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों? क्योंकि ये पहली भारतीय थी जिन्हें ये अवार्ड मिला था 1983 में गांधी मूवी में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए। बाकी अभी 2023 के ऑस्कर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। इसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर चुने गए थे ब्रैंडन फ्रेजर द वेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी मिशेल यो इसी मूवी के लिए, और इसी मूवी के डायरेक्टर थे डैनियल क्वैन, जिनको बेस्ट डायरेक्टर चुना गया। और हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम होगा कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग किसे चुना गया, तो एस राजामौली साहब की RRR के गाने नाट्टू नाट्टू को, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरावनी है, जिन्हें अभी पद्मश्री भी मिला था। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार भी भारत की डॉक्यूमेंट्री को मिला था, जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। तो ये भी याद रखना, मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिया। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को किस नाम से अब जाना जाएगा, तो आंसर होगा शक्ति दीदियाँ। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदियों का नाम दिया है। तो अभी नवरात्रि से मिशन शक्ति का नया चरण शुरू हो रहा है, और इस अभियान का उद्देश्य क्या है, राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। इस चरण का फोकस शक्ति दीदियों या महिला बीट अधिकारियों पर होगा, जिनके साथ कई विभाग के अधिकारी होंगे। अब बात यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में यूपी। देखो इसकी कैपिटल लखनऊ होती है, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। आपको पता है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये खोली गई लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र बना लखनऊ में। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा लगाते हैं, 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी और 1 देश। कौन कौन है वो, एक तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और देश है नेपाल। यहाँ का राज्य पक्षी सारस है, पशु है बारहसिंगा जो कि MP का भी है, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश का, फल है आम का। और आप जानते हो अभी देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व, और उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था तराई एलिफेंट रिजर्व। और आप जानते हो अभी 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन ये लखनऊ में हुआ था। और अभी उत्तर प्रदेश ने 29 जून को व्यापार कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया। और अभी प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला भी रखी थी। और अभी पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ, वाराणसी में ही। अभी जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू हुई थी, सरयू नदी में। और अभी दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा ये शुरू हुई थी वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में। उस क्रूज का नाम है गंगा विलास। अच्छा यूँ बताओ,
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जो लाभार्थियों को राशि दी जाती थी उसे 15,000 रुपये से बढ़ा के कितना कर दिया, 25,000 रुपये। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। तो अभी तो उत्तर प्रदेश से ये सारे प्रश्न याद रखना, धीरे धीरे आपको मैं और भी सारा कवर करा दूंगा। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने एम राजेश्वर राव के कार्यकाल के लिए बढ़ा दिया। आपसे पूछ रहे हैं वे है क्या, तो वे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं। तो याद रखना, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर एम राजेश्वर राव, इनके कार्यकाल को भी 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। वैसे आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो एक तो ये हो गए एम राजेश्वर राव, बाकी 3 हैं एमडी पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा, टी रविशंकर और स्वामीनाथन। देखो, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है, तो यंग हिल्टन आयोग, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। अभी इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। लेकिन अगर पूछे कि इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख से याद आएगा, अभी मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया। और शक्तिकांत दास जी को अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। और आपको पता है अभी ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी को A+ रेटिंग दी गई है। अच्छा, यूँ बताओ कि आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन की सीमा को 200 रुपये से बढ़ा के कितना कर दिया, 500 रुपये कर दिया। हालांकि कुल भुगतान की सीमा अभी भी 2,000 रुपये ही है। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अभी अंतरदृष्टि पोर्टल को लॉन्च किया था आरबीआई ने ही। अभी आरबीआई ने 100 डेज 100 पेज नाम से एक अभियान शुरू किया था। और आरबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए अंतरदृष्टि डैशबोर्ड को भी लॉन्च किया। और आरबीआई ने डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया, कहाँ पे, भुवनेश्वर में। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड ने सीबीएसई के साथ साझेदारी में निवेशक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया, तो आंसर होगा कोटक म्यूचुअल फंड। तो अभी कोटक म्यूचुअल फंड ने भारत में शिक्षकों को सशक्त बनाने और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक निवेशक शिक्षा कार्यक्रम जिसका नाम है सीखो पैसे की भाषा, इसको लॉन्च करने के लिए सीबीएसई के साथ साझेदारी की है, समझौता किया है। तो इस कार्यक्रम में महिला शिक्षकों को यानी कि टीचर्स को सशक्त बनाया जाएगा, ये इसका मेन उद्देश्य है। सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना होती है 1929 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी चेयरपर्सन है निधि छिब्बर। अच्छा, शिक्षा से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। जैसे कि एक तो आप जानते ही हो जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर पूछो इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, कर्नाटक, और दूसरा था मध्य प्रदेश। और ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पे आई है, कस्तूरी रंगन समिति। और अगर पूछूं कि शिक्षा ये किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची, लेकिन मूल संविधान में ये राज्य सूची का विषय था। और आपको याद होगा कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ऊषा नाम से एक अभियान शुरू हुआ था जो कि एक उच्चतर शिक्षा अभियान था, और समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कितने हैं, 17 हैं। कब तक पूरा करना है, 2030 तक पूरा करना है। उसमें कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है। और अगर आप में से कोई वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको बता रहा हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे हमने एक ट्रिकी वीडियो बनाया है। बाकी स्टूडेंट्स को तो पता है जो डेली हमसे जुड़े हुए हैं, आप पहली बार देख रहे हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप भी वो सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद करना चाहते हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक बार देखने से ही आपको याद हो जाएंगे, दूसरी बार देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। सिंपल सा गूगल में सर्च करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स बाय क्रैक एग्जाम, मिल जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ सकते हैं कि अभी प्रधानमंत्री श्री योजना शुरू हुई थी, इसमें श्री का मतलब क्या है, स्कूल्स फॉर रेजिंग इंडिया। अभी धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। और अगर पूछो कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का मंडला जिला। और अगर पूछे कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना, तो केरल का कोल्लम जिला। वैसे एनसीईआरटी को भी मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 1961 में स्थापना होती है, नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। और बताओ मुझे
कि त्रिपुरा सरकार ने भी सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित यहाँ पे करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेंग्स एंड विगल्स नाम की बुक को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा वी राघवन ने। तो लेखिका है वी राघवन, इन्होंने अपनी नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है ये टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेंग्स एंड विगल्स। अच्छा, बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। 2023 की ये बुक्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि संजीव सान्याल, इन्होंने बुक लिखी थी रिवोल्यूशनरीज। अगर पूछूं मैं उल्टा कि ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक को लिखा डॉक्टर ए के द्विवेदी ने। और ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी नाम की बुक को लिखा काकी माधव राव ने। और अंबेडकर लाइफ इस बुक को लिखा शशि थरूर ने। अनजान साक्षी नाम की बुक को लिखा के अब्दुल गफ्फार ने, मतलब ये इनकी आत्मकथा है जिसको लॉन्च किया था महेंद्र सिंह धोनी ने। और ब्रिटेन के जो प्रिंस है ना हैरी, उनकी आत्मकथा है स्पेयर। अभी अरविंद मंडलोई ने जादूनामा नाम की बुक लिखी थी। और शुभ्रा गुप्ता इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नाम की बुक लिखी। डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन नाम से बुक लिखी। और मेघनाथ देसाई द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम से बुक लिखी थी। ये 2023 की कुछ टॉप 10 बुक्स मैंने आपको रिवाइज कराई, आगे और भी रिवाइज कराऊंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन, कैसा लगा? और वीडियो में तो मैंने आपको आज बिल्कुल बोला नहीं, तो एक बार भी याद दिला रहा हूँ कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना। अभी भी लाइक नहीं किया होगा, हो सकता है आप भूल गए हो। और दोस्तों के साथ में, यारों के साथ में, स्टडी ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको रिवीजन करवा दूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो आंसर होगा वहीदा रहमान को। 19वें एशियाई खेल में भारत की घुड़सवारी ड्रेसेज टीम ने कितने सालों के बाद गोल्ड जीता? 41 ईयर। और ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस कहाँ से लॉन्च की गई? दिल्ली। भारतीय सेना 2024 में वार्षिक परेड का आयोजन ये कहाँ पे करेगी? तो आंसर होगा लखनऊ में। और सितंबर 2023 में पहला हल्दी सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? मुंबई में। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 26 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार फिर से बने अमित खरे। यूनिक्लो इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कैटरीना कैफ। जापानी ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टपन ने, रेडबुल के ड्राइवर हैं। और 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को कौन सा चरण शुरू हुआ? दूसरा। तो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था इसरो ने किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था? GSLV M3 M4। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।